हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बिना स्ट्रेस लिए हुए पढ़ाई कर रहे हो, राइट? सो अभी मेरा फोकस ये है कि कुछ कुछ ऐसे अटपटा सम्स को पकड़े जो एग्जाम्स में प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। तो यहाँ से हमारा चैलेंजेस सीरीज स्टार्ट होगा, 2 या 3 चैलेंजेस सीरीज स्टार्ट होगा, जिसमें से हम लोग बहुत सारे ऐसे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सम्स को पकड़ेंगे जहाँ पे एग्जाम में टाइम लग सकता है एंड ऑल दैट, जिससे कि एक यहाँ पे ऑल राउंड प्रिपरेशन आपका हो जाए एंड एग्जाम्स के पहले आपका कॉन्फिडेंस रिलेटिवली बहुत अच्छा बूस्ट हो जाए एंड आप एग्जाम में परफॉर्म बहुत अच्छा करो एंड अच्छा ही करोगे, डोंट वरी। ये जो पॉइंट है ना कि 150 क्वेश्चन करा दीजिए, 100 क्वेश्चन करा दीजिए, देखो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। अभी फोकस ये है कि यार हर एक एरिया से कुछ ना कुछ पकड़ना है। अब आप लोग ही मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का अगर मैं यहाँ पे 20 सम्स करा देता हूँ, विल इट मेक एनी सेंस? बॉन्ड वैल्यूएशन का मैं अगर सिर्फ वैल्यूएशन वाला पार्ट उसका मैं अगर 5-7 सम्स करा देता हूँ इसमें, और जस्ट क्वेश्चन सेट को बल्कि बना देता हूँ, इट विल नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि वो आपको आता है। तो इंटेंशन इज क्या कि यार सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट्स हमको पता है, उसमें से सारे टाइप के सम्स भी हमने देखा हुआ है। ये इंटेंट होना चाहिए, राइट? सो क्वांटिटी तो है ही, प्लस क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स। एंड ट्रस्ट मी यार, अभी आपको बहुत सारा चीज आता है क्योंकि हमने रिविजन बहुत बढ़िया किया हुआ है, राइट? तो अभी से फोकस होगा चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स पे। ये तो एक फुल फ्लेजेड सेट है चैलेंजिंग क्वेश्चंस का। या आने वाली वीडियोस में मैं कुछ ना कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस पकड़ूंगा या फिर सेट बना के प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी चैलेंजर सीरीज 1। चलिए फटाफट से सबको एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। ये वाले चैलेंजर सीरीज 1 में अपना एक्यूरेसी देखना एंड सी आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, आप देखिए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जॉन लुइस, director of finance at a firm, has purchased a stock of a company A that will pay a dividend of $3 per share forever beginning at t is equal to 3। तो थर्ड ईयर के एंड से $3 का डिविडेंड मिलने वाला है फॉर एवर। तीन 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 इनफाइनाइट पीरियड पे। He believes that the stock should be valued at the discount rate of 10.5% given its risk. Okay, discount rate भी दे दिया है। Which of the following statement is most likely correct? Okay, तो प्लीज अंडरस्टैंड, किसी को इतना पढ़ के ये एकदम फीलिंग आ गया होगा कि सर ये तो कांस्टेंट डिविडेंड वाला है ना, इसका अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला इज ए बाई आई, राइट? कांस्टेंट डिविडेंड अमाउंट डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग रेट। तो अगर कोई यहाँ पे ए बाई आई करेगा, ए बाई आई, तो प्लीज करना 3 डिवाइड बाई 10.5%। करो प्लीज, 3 डिवाइड बाई 10.5%। तो यार है 28.57, और एग्जाम्स के हड़बड़ी में सबको लेगा हाँ यार बी दिख रहा है, चलना बी को टिक कर दे, तो रॉन्ग हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो आपका आया है ना 28.57, ये कहाँ पे खड़ा है? ये टी इज इक्वल टू 2 पे खड़ा है, क्योंकि याद करो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। टी इज इक्वल टू 3 से हम कांस्टेंट डिविडेंड देंगे, और आपने यहाँ से फॉर्मूला लगाया ए बाई आई, तो जो वैल्यू आएगा वो टी इज इक्वल टू 2 पे आएगा। अपने को टी इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू नहीं चाहिए, टी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू चाहिए। तो ये जो भी आया 28.57, इसका मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो आपका 28.57 आया, इसको कर दो आप एफ वी, 2 को कर दो एन, 10.5 को इसको कर दो आई बाई वाई, एंड पीएमटी में 0 कर देना ऑब्वियसली, एंड देन करो सीपीटी पीवी। 28.57 एफ वी, 2 एन, 10.5 आई बाई वाई, सीपीटी पीवी 23.39 something, that is closest to 23.4। A is the correct answer। Question number 2। द डिमांड स्केड्यूल इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का बात कर रहे हैं, इज गिवन बाई प्राइस इज इक्वल टू 80 माइनस 1.6 क्यू। ओके, ये जो डिमांड स्केड्यूल है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंडस्ट्री का डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड कर्व का इक्वेशन है। देखते क्या पूछा है। द लॉन्ग रन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ईच कंपनी, कॉस्ट स्ट्रक्चर देके रखा है। अपने को ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सर लॉन्ग रन में प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब ध्यान रहे, ये प्राइस का बात नहीं हो रहा है, ध्यान से देखना। ये एग्रीगेट डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इंडस्ट्री का है। एग्रीगेट डिमांड उसका इक्वेशन देके रखा हुआ है 80 माइनस 1.6 क्यू। यहाँ से जो प्राइस डिटरमाइन हुआ ना, ये आपका परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस हो गया, राइट? और लॉन्ग रन में ध्यान रहे
कि सर ये एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। ये परफेक्ट कंपटीशन में आपको याद रहना चाहिए। अब क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट देके रखा है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय क्यू किया तो एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट। न्यू कंपनीज विल एंटर द मार्केट एट एनी प्राइस ग्रेटर देन, तो सबसे पहले अपने को लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना पड़ेगा। एंड अगर परफेक्ट कंपटीशन में वो इक्विलिब्रियम प्राइस से भी ज्यादा प्राइस हुआ तो जाके बहुत सारे सेलर्स लोग एंटर करेंगे, सप्लाई बढ़ेगा एंड वापस से प्राइस अपने इक्विलिब्रियम प्राइस में आ जाएगा। तो अपने को ये ढूंढना है कि सर वो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है। अगर उससे ऊपर प्राइस चल रहा है तो नए नए सेलर्स लोग आएंगे। देखो वही बोला है, न्यू कंपनीज विल एंटर द मार्केट एट एनी प्राइस ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? तो उसको निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एट इक्विलिब्रियम मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? 500 डिवाइड बाई क्यू प्लस 5 प्लस 6 क्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 5 प्लस 11 क्यू। 5 5 कट हो गया, 6 क्यू वहां पे चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस 6 5 क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 500 डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू 5 क्यू। तो क्यू वहां पे चले जाएगा तो 5 क्यू स्क्वायर। तो 500 इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। देयरफॉर क्यू क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू 500 बाई 5 का स्क्वायर रूट। 500 बाई 5 कितना, 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना, 10। तो क्यू कितना है, 10। अब अपने को प्राइस निकालना है और अपने को तो पता ही है यार, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, या फिर बोल दो प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अपने को ये पता है सब प्राइस, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 5 प्लस 11 क्यू, और क्यू कितना निकला है हमारा, 10 निकला है। तो 11 इंटू 10 कितना, 110, 110 प्लस 5 कितना, 115। तो 115 ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। अगर 115 से ज्यादा प्राइस हुआ तो सेलर्स लोग आएंगे। सी। अब एग्जाम में प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर जिस कैंडिडेट को ये नहीं पता कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। अगर उसको ये ध्यान में नहीं आया तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट को कैसे इक्वेट करेगा वो? जब तक वो इक्वेट नहीं करेगा तो क्वांटिटी नहीं आएगा, क्वांटिटी नहीं आएगा तो वो प्राइस नहीं निकाल पाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, द रिपोर्टेड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर बज एंटरप्राइज वेयर। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, अच्छा खासा स्पेस है। ईबीआईटी दे के रखा हुआ है कितना, 2,18,000। ड्यूरिंग द ईयर लीज पेमेंट्स 86,000, लीज पेमेंट्स देकर रखा हुआ 86,000। गिवन द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर बज एंटरप्राइज was 3.16, what was the fixed charge coverage ratio? ओके देखो कैसे घुमाया है। पहले तो अपने को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को यूज करके इंटरेस्ट पेमेंट निकालना है, फिर इंटरेस्ट पेमेंट और लीज पेमेंट को कंसिडर करते हुए फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट अमाउंट कितना है वो जानने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी बाई इंटरेस्ट। व्हाट इज ईबीआईटी, 2,18,000। अब इंटरेस्ट को वहां चले जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नीचे आ जाएगा, मतलब 3.16। वो पे कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ऑगस्ट कैंडिडेट्स, 2,18,000 डिवाइड बाई 3.16 तो आ रहा है 68,987.34। ये है आपका इंटरेस्ट पेमेंट। अब इंटरेस्ट पेमेंट प्लस लीज पेमेंट को कंसिडर करना है एंड अपने को फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो निकालना है। फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, अब ध्यान रहे कोई कैंडिडेट अगर न्यूमरेटर में ईबीआईटी ले लेगा ना गड़बड़ हो जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं अपन सर, डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट है, न्यूमरेटर में अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट है। तो फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो कैसे निकालेंगे सर, डिनोमिनेटर में फिक्स चार्ज होगा दैट इज लीज प्लस इंटरेस्ट, एंड न्यूमरेटर में अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड लीज पेमेंट होगा। राइट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट 2,18,000 है, लेकिन ये 2,18,000 में लीज पेमेंट कट के आया हुआ है, तो मेरे को 2,18,000 में वापस से लीज पेमेंट को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मैं कौन से फिगर में पहुंचूंगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड लीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। यहाँ पे 2,18,000 प्लस 86,000 कर दो। अब ये जो न्यूमरेटर क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड लीज, एंड डिनोमिनेटर क्या होगा, इंटरेस्ट प्लस लीज। व्हाट इज इंटरेस्ट, 68,987.34 प्लस 86,000। चलो 2,18,000 प्लस 86,000
1.96 समथिंग. ऑप्शन व्हाट? बी. ठीक है. और जस्ट 10 seconds ले रहा हूँ. जस्ट 10 seconds. समवन इज नॉकिंग एट माई डोर. जस्ट अ मिनट. यस. क्वेश्चन नंबर 4. Three countries प्रोड्यूस क्लोथ एंड मशीन्स. ओके. कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, तीनों लोग क्लोथ्स एंड मशीन्स बनाते हैं. एंड द आउटपुट पर वर्कर पर डे, हर एक वर्कर एक दिन में कितना बनाता है? आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट देके रखा हुआ है इन ईच कंट्रीज एज फॉलोज. अब इतना देखते ही आपको इंटरनेशनल ट्रेड का अगर ध्यान में आ रहा है एंड आप फटाफट कंपेरेटिव एडवांटेज कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो. एक बार क्वेश्चन पढ़ लो. क्वेश्चन थोड़ा आपको जान पूछ के बोल रहा है कि कैंडिडेट इतना देख के चालू कर देंगे कंपैरेटिव एडवांटेज एंड ऑल दैट निकालना, एंड उनका टाइम वेस्ट होगा. कैसे? जब आप रीड करोगे विच कंट्री मोस्ट लाइकली हैज द एब्सोल्यूट एडवांटेज, बोला यार वो सब कैलकुलेशन मत करो कंपैरेटिव एडवांटेज वाला. एब्सोल्यूट बेसिस पे बताओ ना कि यार कौन सा कंट्री बढ़िया है इन प्रोड्यूसिंग मशीन्स. एब्सोल्यूट बेसिस का मतलब जो देख के ही पता चल रहा है कि अपन, या फिर देख के हम बोल सकते हैं कि यार कौन सा बढ़िया है मशीन बनाने में. तो दिख रहा है ए बी सी में सबसे ज्यादा मशीन कौन बना रहा है? ए. तो 1 यूनिट ऑफ इनपुट पे कंट्री ए मशीन कितना बनाता है? 8 बनाता है. तो सर कंट्री ए. क्वेश्चन नंबर 5. एन इन्वेस्टर एग्जामिन्स द फॉलोइंग रेट कोड्स फॉर द यूएस डॉलर एंड द हांगकांग डॉलर. स्पॉट रेट देके रखा हुआ है, 1 ईयर फॉरवर्ड रेट देके रखा हुआ है. ये एक्चुअल फॉरवर्ड रेट जो मार्केट में चल रहा है उसका प्राइस है. हांगकांग का 1 ईयर का रेट, यूएसडी का 1 ईयर का रेट. अभी क्या बोला? इज द फॉरवर्ड करेक्टली प्राइस्ड? ये जानने के लिए अपने को फॉरवर्ड का शुड बी प्राइस निकालना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या है? फॉरवर्ड एच के डी स्लैश यूएसडी is equal to spot HKD slash USD, that is 3.2487 into HKD का रेट का फैक्टर 1.056 डिवाइड बाय USD का रेट का फैक्टर 1.048. साल का ये दोनों. तो चलो करते हैं. 3.2487 इंटू 1.056 डिवाइड बाय 1.048. ये आ रहा है 3.27. 3.27 होना चाहिए था. चल कितना रहा है? 3.25 चल रहा है. होना चाहिए था 3.27 बट चल कितना रहा है? 3.25. तो कहने से फॉरवर्ड इज रिलेटिवली अंडर प्राइस्ड. जो भी चीज दुनिया में अंडर प्राइस होता है कहने से उसको हम बाई करते हैं. अभी आगे क्या बोलेगा? बोलेगा बता ना आर्बिट्राज प्रॉफिट कैसे करेंगे. तो आर्बिट्राज प्रॉफिट करने के लिए हम लोग फॉरवर्ड ऑन डॉलर्स को बाई करेंगे. फॉरवर्ड ऑन डॉलर्स को बाई करेंगे एंड स्पॉट डॉलर को क्या करेंगे? सेल कर देंगे. राइट. तो बाई फॉरवर्ड डॉलर्स एंड सेल स्पॉट डॉलर. ये समझा आपको? पहले अपन ने शुड बी प्राइस निकाला 3.27, कंपेयर किया 3.25 से, एंड वी फाउंड दैट कि सर एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस इज अंडर प्राइस. तो अंडर प्राइस है तो फॉरवर्ड को बाई. फॉरवर्ड को बाई मतलब स्पॉट को क्या? सेल. तो देखते द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज करेक्टली प्राइस. तो रॉन्ग है. बी क्या बोल रहे हैं? द फॉरवर्ड रेट इज लेस देन व्हाट इट शुड बी. करेक्ट है. एंड आर्बिट्राज प्रॉफिट कैन बी मेड बाय सेलिंग यूएसडी इन द स्पॉट एंड बाइंग यूएसडी इन द फॉरवर्ड मार्केट. परफेक्ट. सो डॉलर फॉरवर्ड बाई कीजिए एंड डॉलर को स्पॉट में सेल कीजिए. क्वेश्चन नंबर 6. द एनुअल रिटर्न्स ऑन ऑप्टिमस स्टॉक फंड रिपोर्टेड स्क्यूनेस नेगेटिव है. कटऑसिस 2.74 समथिंग. एक्सेस कटऑसिस भी नेगेटिव आने वाला है. सुनो तो, अगर एक्सेस कटऑसिस आपका देखो नेगेटिव आ रहा है, एक्सेस कटऑसिस का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल कटऑसिस -3. अगर एक्सेस कटऑसिस नेगेटिव आ गया इसका मतलब प्लैटिकर्टिक है. अगर एक्सेस कटऑसिस 0 आ गया मतलब मेसोकर्टिक है. और अगर एक्सेस कटऑसिस पॉजिटिव आ गया इसका मतलब लेप्टोकर्टिक है. राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली करेक्ट? क्या गलत है वो ढूंढना है. मतलब दो सही रहेगा. लेट्स सी. द फंड्स रिटर्न आर प्लैटिकर्टिक. सही है. कैसे पता चला? क्योंकि सर एक्सेस कटऑसिस नेगेटिव है. तेज आते हैं. ये तो सही है. द फंड रिटर्न आर लेप्टोकर्टिक, यही गलत है. ठीक. क्या बोल रहे हैं? द फंड्स रिटर्न्स आर नेगेटिवली स्क्यूड, ये भी सही बोल रहा है. तो ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन. बी इज रॉन्ग ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7. लिली को इक्विटी मैनेजर यूजेस अ स्टॉक स्क्रीनर
एंड सिलेक्ट्स द फॉलोइंग मेट्रिक्स। स्टॉक्स को सिलेक्ट करने करते वक्त कुछ कुछ मेट्रिक्स को यूज किया जाता है, जैसे कि ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स देखा जाता है। सेकंड, पी रेशियो लोअर देन मीडियन पी रेशियो, मतलब वो कौन से कंपनीज है जिनका पी रेशियो मीडियन पी रेशियो से नीचे है उसको देख रहे हैं। कौन से कंपनीज है जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू लोअर है मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू से। तो यहाँ पढ़ के इतना फीलिंग आ गया कि लोअर पी रेशियो देखा जा रहा है, लोअर पीबी रेशियो देखा जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सर्च इज फॉर द वैल्यू स्टॉक्स, राइट। वैल्यू स्टॉक्स में तो हम लोग यही बोलते हैं, जिसका प्राइस कम होता है, पी रेशियो कम होता है, पीबी रेशियो कम होता है, एंड ऑल दैट। द स्टॉक सेलेक्टेड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर्स। Question number 8. Orange Incorporation is a monopoly enjoying very high barriers to entry. Its marginal cost is USD 6,000 and its average cost is USD 7,200. A recent market study has determined the price elasticity of demand to be 1.3. The company will most likely set its price at, तो एक पॉइंट हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं सर, प्राइस वो पॉइंट पे सेट करना चाहिए जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। तो प्राइस कौन से पॉइंट पे सेट होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। एंड मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है सर, प्राइस ब्रैकेट 1 - 1 डिवाइड बाई इलास्टिसिटी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट देके रखा हुआ है क्या, हाँ देके रखा हुआ है 6,000। अब तो बस सॉल्व भी करना है। प्राइस 1 - 1 डिवाइड बाई इलास्टिसिटी कितना 1.3 इज इक्वल टू 6,000। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो 1.3 का मैंने ले लिया इनवर्स, उसमें से तो माइनस किया, स्टोर 1 6,000, तो 26,000 आ रहा है डायरेक्टली प्राइस सी। मेरे को पता है ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9। और टाइप 2 एरर खत्म। टाइप 2 एरर का मतलब क्या होता है सर, नल इज फॉल्स एंड वी एक्सेप्टेड इट। लूजली बोल तो नल गलत था और हमने एक्सेप्ट कर लिया, और टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो सर नल गलत था एंड वी फेल टू रिजेक्ट इट। A type 2 error is best described as when a test fails to reject a null hypothesis. See, question number 10. The reserve requirement for a bank in an economy is 5%. 5% is the reserve ratio. The total money created from a deposit of $350 into an account is closest to sir $350 को अगर डिपॉजिट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट कितना डॉलर्स का रहेगा। तो ये मनी मल्टीप्लायर से रिलेटेड क्वेश्चन, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी, राइट, वो वाला चैप्टर से, तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे दो स्टाइल से कर सकते हो, या तो स्ट्रेट अवे आप ऐसे कर सकते हो, इम्पैक्ट 5 सॉरी आ गया 350 डिवाइड बाई 5%। फॉर्मूला क्या है, जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया है डिवाइड बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट, अमाउंट डिपॉजिटेड डिवाइड बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व रेशियो वगैरह। तो 350 डिवाइड बाय 5% कितना हो रहा है 7,000। अगर किसी कैंडिडेट ने वैसा पढ़ाई किया, नहीं नहीं सर हम तो पहले मनी मल्टीप्लायर निकालते थे, तो मनी मल्टीप्लायर निकालना है तो 1 डिवाइड बाय 5%। कहने का मतलब है सर अगर डॉलर एक डिपॉजिट करते तो उसका इंपैक्ट कितना आता, तो 1 डिवाइड बाय 5% करोगे तो 20 आएगा। तो सर $1 डिपॉजिट करेंगे तो उसका इंपैक्ट $20 का है। $350 डिपॉजिट करेंगे तो 350 इंटू 20 7,000। ठीक है। Question number 11. Below is the market share of companies in the beverage industry. The market shares are before merger of cola and fizzy. Okay, let's see. तो ये जो भी मार्केट शेयर है ये बिफोर द मर्जर है। द फोर फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो बिफोर एंड आफ्टर मर्जर, पहले तो बिफोर मर्जर निकाल लेते हैं। फोर फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इट्स वेरी वेरी इजी, अपने को मार्केट शेयर दे के रखा हुआ है, राइट। तो फोर फर्म 35 प्लस 25 कितना 30 20 50 प्लस 10 60 प्लस 15 75 प्लस 15 90। तो बिफोर मर्जर फोर फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो कितना है 90, और यहाँ पे तो क्लियर कट 90 एक ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो भी टिक कर रहा हूँ। एक बार अभी कर ही रहे हैं तो एक बार आफ्टर द मर्जर देख लेते हैं। कहने से आफ्टर द मर्जर ये कोला एंड फिजी एक हो जाएंगे और ये बन जाएंगे 60। तो अब मेरे को फोर फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो निकालना है, तो मैं 60 को लूंगा 15 को लूंगा। 60 प्लस 15 कितना 75 प्लस 15 कितना 90 प्लस मैं ये 5 को भी ले लूंगा, फोर फर्म ना 95, तो देखो 95 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12. A report produced by a dealer includes the following exchange rates.
यूएसडी बाई कैड का रेट देके रखा हुआ है, स्पॉट एंड एक्सपेक्टेड, यूएसडी पर एयूडी का स्पॉट रेट एक्सपेक्टेड एंड कैड पर जीबीपी का स्पॉट रेट एंड एक्सपेक्टेड देके रखा हुआ है. लेट्स सी the most accurate calculation of the expected depreciation of the British pound relative to the Australian dollar. क्या बोल रहा है? The most accurate calculation of the expected depreciation of the British pound. Pound का depreciation पूछ रहा है relative to Australian dollar. मतलब ये AUD slash GBP का डेप्रिसिएशन पूछ रहा है. तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर हमारे पास एओडी स्लैश जीबीपी का स्पॉट रेट भी होना चाहिए और एओडी स्लैश जीबीपी का एक्सपेक्टेड रेट भी होना चाहिए. तो सबसे पहले अपने को ये रेट्स को यूज करके क्रॉस रेट्स का कॉन्सेप्ट लगाना है एंड एओडी स्लैश जीबीपी का स्पॉट एंड एक्सपेक्टेड निकालना है. तो अब एक बार देखो, तो एक बार ओरली देखो. अगर आप देखोगे यूएसडी पर कैड, ये वाले दो रेट्स को देखो, तो यूएसडी पर कैड और यूएसडी पर एओडी, अगर मैं 1/2 करूंगा, यहाँ पे देखो तो यूएसडी पर कैड डिवाइड बाय यूएसडी पर एओडी, तो ये वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा और ये इनटू होके बन जाएगा एओडी स्लैश यूएसडी, यूएसडी यूएसडी कट. तो अगर मैं फर्स्ट वाला रेट डिवाइड बाय सेकंड वाला रेट करूं तो मेरे को क्या आ रहा है? एओडी बाई कैड आ रहा है, राइट. तो इससे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्या आ रहा है? एओडी, स्पेस का इशू हो रहा है, ठीक है, एओडी स्लैश कैड आ रहा है. अब थर्ड वाला रेट क्या है? कैड स्लैश जीबीपी. तो एओडी स्लैश कैड और कैड स्लैश जीबीपी को मैं अगर इंटू कर दूं तो कैड कैड कट जाएगा और बचेगा क्या? एओडी स्लैश जीबीपी. ये प्रोसेस जिसको दिखा वही कर पाएगा, राइट. पहले दो रेट, फर्स्ट रेट डिवाइड बाय सेकंड रेट किया तो मेरे को एओडी स्लैश कैड मिला. अब जो एओडी स्लैश कैड मिला उसको मैं कैड स्लैश जीबीपी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देख लो ना, एओडी स्लैश कैड इंटू कैड स्लैश जीबीपी कर रहा हूं. तो देखो कैड कैड कट हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा? एओडी स्लैश जीबीपी. वही तो अपने को चाहिए. तो फास्ट करने के लिए अपन ने क्या डिसाइड किया? 1/2 करना है, जो भी आएगा उससे फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है. 1/2 इंटू 3 करेंगे तो अपने को स्पॉट रेट मिलेगा यूएसडी स्लैश, सॉरी यूएसडी बोलो, एओडी स्लैश जीबीपी का. एंड सेम गोज फॉर एक्सपेक्टेड के केस में भी 1/2 करेंगे, जो भी आया उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट मिलेगा किसका? एओडी स्लैश जीबीपी का. करें यहाँ पे स्पॉट एयूडी स्लैश जीबीपी क्या डिसाइड हुआ? 1/2 मतलब 1.542. एक सेकेंड ना, हाँ. तो 1/2 हो गया 1.542 डिवाइड बाई 1.124 इंटू 1.383. तो स्पॉट रेट आ रहा है आपका 1.897. अब एक्सपेक्टेड का भी सेम तरीके से निकालो. 1/2 1.578 डिवाइड बाई 1.218 जो भी है इंटू 1.435. कितना आ रही है? 1.859. तो देखो जीबीपी पहले कितना था? 1.89. फिर एक्सपेक्टेड कितना हो गया? 1.85. कहने से जीबीपी क्या हो गया? डिप्रिशिएट हो गया. कितने से डिप्रिशिएट हो गया? डिफरेंस डिवाइड बाय स्पॉट करेंगे तो 1.859 माइनस 1.897 डिवाइड बाय 1.897 इंटू 100. तो -2% का डिप्रिसिएशन है. दैट इज व्हाट 2%. सर इन लोग ने माइनस नहीं लिखा है क्योंकि इन लोग ने यहाँ पे डिप्रिसिएशन बोल दिया ना, तो 2% का डिप्रिसिएशन हुआ. बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Question number 13. An analyst is testing whether the returns of a stock of Lulus Retail Corporation is equal to the average CPI of 12%. Okay. Whether returns of the stock is equal to 12%. ये null हो गया, alternate हो गया, not equal to 12% types हो जाएगा, right? Both tail test, confidence interval 99% है. 99% बॉडी में, टेल्स में कितना? 1% है. ओके.
द पी वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक इज फाउंड टू बी 0.00872। खत्म ही हो गया ना स्टोरी। पी वैल्यू को हम लोग अल्फा से कंपेयर करते हैं ग्रॉस बेसिस पे। पी वैल्यू 0.00872 है, अल्फा को पूरा लेना है 1%। 1% इज 0.01, राइट। तो कहने से पी वैल्यू लेस देन अल्फा है, अगर ये है इसका मतलब नल हाइपोथेसिस व्हाट, रिजेक्टेड बी। ज्यादा मेहनत नहीं करवाया आपसे, जस्ट देखना चाह रहा था कि कैंडिडेट को ये याद है क्या, पी वैल्यू लेस देन अल्फा हो तो नल रिजेक्ट होता है। Question number 14. A firm can sell 150 units and earn total revenue of 4,20,000. However, if 200 units are sold, revenue will be total 5,70,000. The marginal revenue per unit पूछा है। Marginal revenue तो कुछ नहीं है, change in sales, that is 5,70,000 minus 4,50,000 divide by change in quantity 200 minus 150। देखो तो कितना आ रहा है, 5,70,000 minus 4,50,000 divide by 50, 2,400। 2,400 is the marginal revenue for selling an extra one unit. A, कैलकुलेशन सही किया ना अपन ने। 150 यूनिट्स टोटल रेवेन्यू 4,50,000, 200 यूनिट्स टोटल रेवेन्यू विल बी 5,70,000। 5,70,000 minus 4,50,000 डिवाइड बाई 50, कितना आ रहा है 2,400। ए 15। Ivan CFA, a fund manager at SRL Capital, is managing an equity portfolio. He is interested in replicating the stock index named AG500। एक स्टॉक इंडेक्स है AG500 जिसके अंदर देख के लग रहा है 500 स्टॉक्स आर देयर। ये इंडेक्स को रेप्लिकेट करना है। अब आगे क्या है, which consists of securities from various sectors and with different characteristics given the nature of population। तो पॉपुलेशन जो इंडेक्स है उसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स हैं, राइट, अलग अलग सेक्टर्स से सिक्योरिटीज बिलोंग कर रहे हैं। तो गिवन द नेचर ऑफ पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग प्रोसीजर शुड इवन मोस्ट लाइकली प्रेफर टू यूज। तो एक फंड मैनेजर अगर इंडेक्स को रेप्लिकेट करना चाह रहा है तो ये फंड मैनेजर चाहेगा कि उसके पोर्टफोलियो में भी वो सारे स्टॉक्स हो, मतलब अलग अलग सेक्टर से स्टॉक्स हो, राइट। इट शुड नॉट हैपन कि यार मैंने रैंडम सैम्पलिंग किया और मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ आईटी रिलेटेड स्टॉक्स आ गए या सीमेंट रिलेटेड स्टॉक्स आ गए। मैं चाह रहा हूं कि यार मेरा पोर्टफोलियो परफेक्टली रेप्लिकेट करे इंडेक्स को। वो होने के लिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यार मेरे पोर्टफोलियो में सारे सेक्टर्स से स्टॉक्स हो। ये तो तभी हो सकता है जब आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करते हो। तो ये लैंग्वेज ही हम लोग को स्ट्रैटिफाइड की तरफ लेके जा रहा था। तो बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। अ सर्वे शोज दैट the only difference between lemon cola and all other drinks in the beverage industry is the packaging and labeling। Okay, एक लेमन कोला है, बाकी सब भी सॉफ्ट ड्रिंक्स सेल कर रहे हैं, ड्रिंक वाइज में सब कुछ सेम है। द ओनली डिफरेंस इज मार्केटिंग एंड ऑल दैट, पैकेजिंग लेबलिंग ये सब चल रहा है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ लेमन कोला इज USD 9.5 while all other drinks are sold at USD 7। ओके, लेमन कोला लगता है बहुत ज्यादा ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग कर रहा है जिससे कि लाइमलाइट में है, जिससे कि लोग उसी को खरीद रहे हैं एंड वो जाके ज्यादा हायर प्राइस पे चार्ज कर रहा है। बाकी ड्रिंक्स 7, बाकी ड्रिंक्स USD 7 पे अवेलेबल है। द बेवरेज इंडस्ट्री इज लीस्ट लाइकली टू बी कैरेक्टराइज्ड एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में आपको याद रखना सेलर के पास प्राइसिंग पावर नहीं रहता है एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सारे के सारे सेलर्स लोग एक ही प्राइस पे बेचते हैं, राइट। तो लीस्ट लाइकली बोला है तो परफेक्ट कंपटीशन। एंड मार्केट्स लाइक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली में नॉन प्राइस बेस्ड कंपटीशन होता है। नॉन प्राइस बेस्ड कंपटीशन का मतलब ये होता है सर जो मार्केटिंग ज्यादा कर रहा है, एडवर्टाइजिंग ज्यादा कर रहा है, वो कस्टमर्स को ज्यादा खींच लेगा एंड ऑल दैट, राइट। तो कैसे पता चला परफेक्ट कंपटीशन, सर एक 9.5 में बेच रहा है, बाकी सब लोग 7 में बेच रहे हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया है ना। तो ये परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता है, सारे के सारे सेलर्स लोग एक ही प्राइस पे बेचते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एन इक्विटी इन्वेस्टर इवैल्यूएट्स अ पोर्टफोलियो, इनफैक्ट इसके पहले क्या था 16 था ना, हाँ। An equity investor evaluates a portfolio with only two stocks. He gathers the following information from the historical returns of the stock। स्टॉक है, स्टॉक भी रिटर्न देके रखा हुआ है, एसडी देके रखा हुआ है, कोवेरियंस देके रखा हुआ है। ध्यान देना कोवेरियंस यहाँ पे ना डेसिमल में देके रखा हुआ है।
कोवेरियंस परसेंटेज स्क्वायर में होता है, उसको डिवाइड बाय 10,000 किया है। कोई भी चीज परसेंट में है उसको डेसिमल में करने के लिए डिवाइड बाय 100। अगर कोई भी चीज परसेंटेज स्क्वायर में है उसको डेसिमल में करने के लिए डिवाइड बाय 100 इंटू 100, दैट इज 10,000, राइट? इफ द वेट ऑफ स्टॉक इज 40%, द पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन इज, तो सिग्मा पी निकाल लो। वेट्स को हम हमेशा डेसिमल में लेते हैं। वेट ऑफ स्टॉक है कितना है 40%, मतलब 0.4 इंटू स्टॉक का स्टैंडर्ड डिविजन कितना है 3.7, 3.7 का स्क्वायर प्लस 0.6 इंटू स्टॉक बी का स्टैंडर्ड डिविजन कितना है 2.6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट कितना है, वेट इंटू वेट इंटू कोवेरियंस कर देते हैं। अब ध्यान रखना कि यार आपने ना स्टैंडर्ड डिविएशन को जो है एब्सोल्यूट फिगर में लिया हुआ है 3.7 2.6, तो कोवेरियंस को भी एब्सोल्यूट फिगर में लो। कैसे लेंगे सर, ये जो डेसिमल में है ना इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करो 0.00072 इंटू 10,000, कितना आ रहा है 7.2 इंटू 7.2 नेगेटिव में। अब कुछ नहीं करना है, चलो 0.4 इंटू 3.7 एक्स स्क्वायर, इसको डाल दूंगा स्टोरेज 1, 0.6 इंटू 2.6 एक्स स्क्वायर, इसको डाल दूंगा स्टोर 2, 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 इंटू 7.2 प्लस माइनस स्टोर 3 में RCL1 प्लस RCL2 प्लस RCL3, जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर रूट 1.08 समथिंग, 1.08%, बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, Pakistan manufactures 6,50,000 yards of cotton, but has a domestic demand of 8 lakh yards of cotton. Okay. The world price of cotton is USD 12 per yard. ये आप लोग इंटरनेशनल ट्रेड में करते थे, उस तरफ लेके जा रही है। इंटरनेशनल ट्रेड में जब हम लोग टैरिफ एंड ऑल दैट का डिस्कस करते थे, राइट, कंज्यूमर सरप्लस का नुकसान होना एंड वो प्रोड्यूसर सरप्लस को गेन होता है, गवर्नमेंट को गेन होता है, उस तरफ लेके जा रही है, राइट। देखो 6,50,000 मैन्युफैक्चर कर रहे थे, डिमांड था 8 lakhs का, और वर्ल्ड प्राइस क्या चल रहा था 12, एंड द पाकिस्तान शैल इंपोर्ट 1,50,000, क्लियर कट दिख रहा है। कंज्यूमर्स को कितना चाहिए, डोमेस्टिक डिमांड 8 लाख का है, लेकिन वहां के लोकल मैन्युफैक्चर लोकल सप्लायर लोग सिर्फ 6,50,000 ही दे पा रहे हैं एट अ प्राइस ऑफ 12। तो जो भी डिफरेंस है 8 लाख माइनस 6,50,000, दैट्स व्हाट 1,50,000। कंट्री क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। 1,50,000 यार्ड्स ऑफ कॉटन फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट एट अ फ्री ट्रेड प्राइस, अभी कोई टैरिफ वगैरह नहीं है। उसके बाद क्या किया गवर्नमेंट ने, डिसाइड्स टू इम्पोज अ 15% टैरिफ एंड द प्राइस वुड इंक्रीज टू USD 13.8। पहले 12 था, 12 पे 15% टैरिफ लगाया एंड प्राइस हो गया कितना 13.8। अब जैसे ही प्राइस 13.8 हो गया, प्राइस बढ़ गया ना, तो लोकल सप्लायर्स को अब ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे। देखो द डोमेस्टिक प्रोडक्शन विल हेंस इंक्रीज टू 7,30,000। पहले 650 था 12 के प्राइस पे, अब जैसे प्राइस हो गया 13.8, 730 हो गया, राइट। while the domestic demand will fall, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड गिरेगा टू 7,80,000। द गेन इन द प्रोड्यूसर सरप्लस एंड द गवर्नमेंट रेवेन्यू आर क्लोजेस्ट टू। तो इसमें से सबसे इजी है गवर्नमेंट रेवेन्यू निकालना। गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या होगा, यार जो भी इंपोर्ट कर रहा है कंट्री, उसमें जो टैरिफ मिल रहा है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो नया सिचुएशन में जब टैरिफ लग गया था, तब कितना इंपोर्ट हो रहा है, जब सर 12 का 13.8 हो गया टैरिफ लगा के, तो आप देखोगे 7,30,000 तो होम प्रोडक्शन है, लेकिन सर होम में डिमांड कितना है 7,80,000 का, 7,80,000 माइनस 7,30,000, 50,000 का भी डेफिसिट है। तो कंट्री 50,000 का क्वांटिटी क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, एंड उसमें गवर्नमेंट को टैरिफ मिलेगा, राइट। 50,000 ऑब्वियसली 13.8 पे करेगा, तो 1.8 तो टैरिफ है, राइट। गवर्नमेंट का रेवेन्यू, जो भी 50,000 क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर रहे हैं कंट्री, उसमें गवर्नमेंट 1.8 का टैरिफ, ये समझा 1.8, 12 का 13.8 कर दिया, राइट। तो 1.8 गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। 90,000। पहला क्या होता था, पहले इंपोर्ट पे कोई टैरिफ नहीं लगता था, कंट्री $12 पे इंपोर्ट करता था। अब टैरिफ लगा के अब कंट्री 13.8 पे कर रहा है, जिसमें से 1.8 किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास। तो 90,000 तो दो है यार, एक होता ना तो टिक करके अभी तक निकल गए होते हैं। अब गेन इन प्रोड्यूसर सरप्लस का बात हो रहा है, अब ध्यान से सुनो। ये सप्लाई का लाइन है, अपवर्ड स्लोपिंग। पहले प्राइस कितना था, सब पहले प्राइस था 12,
तब सप्लायर लोग कितना सप्लाई करते थे? 6,50,000, 6.5 लाख। तो पहले प्रोड्यूसर सरप्लस कितना था? ये दिख रहा है, पहले प्रोड्यूसर सरप्लस इतना था, ये दिख रहा होगा ऑब्वियसली, राइट? ये था पहले प्रोड्यूसर सरप्लस, इतना एक्स्ट्रा फायदा था प्रोड्यूसर को पहले। अब क्या हो गया? अब प्राइस बढ़ गया है 13.8। 13.8 बढ़ते ही अब कितना क्वांटिटी सप्लाई करने को तैयार हो गए सप्लायर लोग? 7,30,000। अब प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट दिख रहा है जो मैं बोल्ड में कर रहा हूं, और जिसमें से पुराना वाला तो, ये जो शेडेड वाला पार्ट है, तो एक्स्ट्रा कितना है? ये वाला एक्स्ट्रा है। इन लोग को यही चाहिए, गेन इन द प्रोड्यूस सरप्लस, कितना एक्स्ट्रा, ये वाला पार्ट चाहिए इनको, ये वाला पार्ट। अगर अब इसको मैं, इसका स्नैपशॉट अगर मैं बाहर बनाऊं तो कहने से इनको ये वाला एरिया चाहिए, ऐसा एरिया, ये ऐसा। देखो तो, अगर इतना, दिस इज द गेन इन प्रोड्यूसर सरप्लस। देखो मैंने बनाया ये ऊपर वाला पार्ट, एंड नीचे, एंड फिर यहां से ऐसा। तो अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखोगे ना, डायग्राम के अंदर एक ट्रायंगल छुपा हुआ है और एक रेक्टेंगल छुपा हुआ है। तो बेसिकली अपने को इसका एरिया चाहिए, ये पूरा का पूरा पार्ट का एरिया चाहिए। वो पार्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो एक पार्ट ट्रायंगल है, एक पार्ट रेक्टेंगल है। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया होता है, इनफैक्ट अब मैं इसी चीज को यहाँ पे बना रहा हूँ, ये है आपका ट्रायंगल, ये वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये ट्रायंगल का बेस तो ये वाला पार्ट है, ये कैसे निकलेगा? सर यहां से यहां तक 7,30,000 है, जिसमें से यहां से यहां तक 6,50,000 है। तो 7,30,000 माइनस 6,50,000, तो एक सेकेंड, ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। हाफ इंटू बेस कितना है? 7,30,000 माइनस 6,50,000, तो ये कितना आ रहा है? 80,000 इंटू हाइट। ट्रायंगल का हाइट तो ये वाला पार्ट है, इसका हाइट क्या होगा? सर यहां से यहां तक 13 पॉइंट है, जिसमें से 30, यहां से यहां तक 13.8 है, जिसमें से, अब मैं यहां से यहां तक दो बार और, तो मैं जस्ट हाइट वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। इट इज नथिंग बट 13.8 माइनस 12, दिखा आपको? इट इज जस्ट दैट कि सर ये 13.8 है एंड ये 12 है, तो मेरे को इसके बीच का गैप चाहिए, तो इट इज लाइक 13.8 माइनस 12, राइट? तो हाइट कितना हो गया? 13.8 माइनस 12, ये हो गया आपका 1.8। एक बार इसका एरिया कितना है निकालते हैं। 80,000 डिवाइड बाई टू 40,000, 40,000 इंटू 1.8, ये आ रहा है 72,000। अब अपने को ट्रायंगल का एरिया तो अपन ने निकाल लिया, अब अपन निकालेंगे रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट? अब देखो ये वाला पार्ट लेंथ 6.5 लाख, यहाँ पे 6.5 लाख इंटू ब्रेड्थ, ये वाला पार्ट 1.8, 6,50,000 इंटू 1.8, ये आ रहा है 1,17,000। कितना आ रहा है ये? सॉरी 11 लाख, कितना आ रहा है? 11,70,000। अब दोनों को क्या करना है? जोड़ना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 11,70,000 प्लस 72,000, तो यार है 12,42,000। भयानक सम था यार ये। 12,42,000 इज द गेन इन द प्रोड्यूसर सरप्लस, और 90,000 टैरिफ जो गवर्नमेंट लेके जाएगा। ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, an analyst observes the following data for falana falana company: sales, cost of goods sold, purchases, average receivables, average payables, average inventory. Okay. The company's cash conversion cycle is closest to. Cash conversion cycle का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल्स डेज माइनस पेएबल डेज। इन्वेंट्री डेज कैसे निकलता है?
सर इन्वेंट्री डेज निकलता है सबसे पहले तो 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 365 divided by inventory turnover ratio. And what is inventory turnover ratio? Inventory turnover ratio is cost of goods sold divided by average inventory. तो मेरे को डेज निकालना है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विच इज COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. कितना है एवरेज इन्वेंट्री? 8.9. तो अगर मेरे को फास्ट करना है तो मैं 365 इंटू 8.9 डिवाइड बाय COGS कितना है 42, 77.34. तो ये आ गया आपका 77.34, यहाँ पे लिखा. अब रिसीवेबल्स डेज कैसे आएगा? 365 डिवाइड बाय रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैसे आएगा? क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल्स. तो फास्ट करना है तो 365 इंटू रिसीवेबल्स डिवाइड बाय सेल्स. 365 इंटू 15.2 डिवाइड बाय सेल्स कितना? 54.6. तो ये है आपका 101.61 माइनस पेबल्स का भी सेम करते हैं 365 इंटू ये आपका एवरेज पेबल्स कितना है 13.4 डिवाइड बाय परचेजेस क्या आ रहा है -121.97. तो चलो 77.34 प्लस 101 पॉइंट कितना है 61 माइनस 121.97. तो 56.98 समथिंग क्लोजेस्ट टू व्हाट 57. क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर क्या मार्क किया अपन ने? ए. Assume that the nominal spot exchange rate, nominal rate देके रखा है USD/AUD increases by 6.5%. The Australian price level decreases by 2.5% and the US price level increases by 2%. The change in the real exchange rate is closest to. तो चेंज निकालने के लिए सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि यार शुरू में रियल एक्सचेंज रेट क्या था. तो शुरू में 1 होता है बेस ईयर पे. बाद में क्या हुआ? यहाँ पे बेस में रियल एक्सचेंज रेट is equal to 1 and later रियल एक्सचेंज रेट इसके बीच का निकालना है सर अपने को $/AUD. तो फॉर्मूला क्या है? रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट $/AUD. कितना है नॉमिनल एक्सचेंज रेट? बेस ईयर में 1 करो, बाद में बोल रहे हैं 6.5% बढ़ गया, तो कहने से बाद वाला 1.065 हो गया इनटू प्राइस ऑफ AUD. जनरली क्या होता है REER DC बाई FC हमेशा ये है ना डोमेस्टिक करेंसी स्लैश फॉरेन करेंसी के फॉर्म में लिखा होता है. तो कहते हैं NEER DC बाई FC इंटू प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी डिवाइड बाई प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. जैसे रुपी पर डॉलर का निकालना है तो यार नॉमिनल एक्सचेंज रेट रुपी पर डॉलर इंटू प्राइस ऑफ डॉलर डिवाइड बाई प्राइस ऑफ रुपी. राइट. तो अगर वैसे अगर और भी शॉर्टकट करना है तो जो भी नॉमिनल एक्सचेंज रेट है इंटू प्राइस ऑफ अ बेस करेंसी डिवाइड बाई प्राइस ऑफ अ प्राइस करेंसी. तो यहाँ पे एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ प्राइस ऑफ AUD डिवाइड बाय प्राइस ऑफ डॉलर. मैं यहाँ पे इसको कॉन्क्रीट कर देता हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ REER हमेशा इस फॉर्म में निकलता है DC/FC. बेस करेंसी में फॉरेन करेंसी रखते हैं. तो फॉर्मूला इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट DC बाई FC इंटू प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी डिवाइड बाई प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. तो 1.065 इंटू प्राइस ऑफ डॉलर. पहले प्राइस 1 मानना है, बाद में बोल रहा है कितना ऑस्ट्रेलियन प्राइस लेवल डिक्रीजेस बाई 2.5%. तो 2.5% अगर डिक्रीज हो रहा है तो कैन आई से 0.975 डिवाइड बाई प्राइस ऑफ डॉलर. पहले प्राइस ऑफ डॉलर 1 मानना है, बाद में इंक्रीज हो गया 2% से डिवाइड बाई 1.02. जब भी REER पूछेगा ना DC बाई FC के फॉर्म में होगा. दैट इज नॉमिनल इनटू प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. या और भी फास्ट बोलना है तो नॉमिनल इनटू प्राइस ऑफ बेस डिवाइड बाय प्राइस ऑफ प्राइस करेंसी. समझा क्या? इनटू प्राइस ऑफ द बेस करेंसी. यहाँ पे बेस करेंसी क्या है AUD है, उसका प्राइस डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द प्राइस करेंसी कितना है डॉलर है.
तो एओडी का 1 था प्राइस, बाद में 2.5% गिर गया, मतलब 0.975 हो गया। एंड डॉलर का 1 था, बाद में 2% बढ़ गया, 1.02 हो गया। तो चलो 1.065 इंटू 0.975 डिवाइड बाई 1.02। तो सर बात का रियल एक्सचेंज रेट इज 1.0180। अपने को चेंज पूछा है, चेंज, therefore, और आंसर्स आर इन परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इन रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू 1.0180 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 100। क्या ये इसमें -1 इंटू 100, तो यार है 1.80%। 1.80% ए। तो यहाँ पे मैं चैलेंजेस सीरीज को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, आगे भी चैलेंजेस सीरीज अब आएंगे, राइट? ऐसे सब क्वेश्चंस देखेंगे, इसमें बहुत भयानक भयानक क्वेश्चंस थे, डिकोडिंग करना था पहले। अब ये वाला सबसे भयानक, तो अगर मेरे को कोई लगा है ना, ये गेन इन प्रोड्यूस सरप्लस वाला लगा हुआ, ठीक है? तो वहां पे एग्जाम में अगर क्लिक हो गया कि हाँ यार ये एक्स्ट्रा पोर्शन का निकालना है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन में क्या छुपा हुआ है सर, एक ट्रायंगल छुपा हुआ है, एक रेक्टेंगल छुपा हुआ है, तो ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, वो आपका गेन है। चलो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।